गुड मॉर्निंग गाइस। पिछले लेक्चर में हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो वाली प्रॉपर्टी जो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती बट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट, कि वहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल कितने प्रेजेंट है। उसमें से हमने रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को स्टडी कर लिया था। वहाँ पर सबसे पहले हमने वेपर प्रेशर की डेफिनेशन करी थी। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हम कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं किसी भी वोलेटाइल सोलवेंट में, जो वेपर प्रेशर होगा प्योर सोलवेंट का वो लोअर हो जाएगा। क्लियर है। तो आज जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो फर्स्ट हमारा काम है कि हमें पता होना चाहिए एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो देखिए डेफिनेशन क्या होती है बॉइलिंग पॉइंट की। इट इज़ अ टेम्परेचर एट विच इट बॉइल, कि वो टेम्परेचर जहाँ पर लिक्विड बॉइल हो, या फिर हम कहेंगे और द वेपर प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि हम कहें कि जब हम बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की, कि हमने किसी लिक्विड को यहाँ पर सपोज दिस इज़ द कंटेनर, हमने किसी लिक्विड को इसमें लिया प्योर लिक्विड, हमने इसको क्या करना स्टार्ट किया है, बॉईल करना स्टार्ट किया। जो कुछ वेपर यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, जब ये बॉईल होना स्टार्ट होगा तो ये जो लिक्विड है किस में कन्वर्ट होगा, गैसेस में, यानी किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। और ये बॉईल किस पॉइंट पे होगा, ये बॉईल उस पॉइंट पे होगा जहाँ पर ये जो वेपर हैं जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और इनके ऊपर से जो गैस का प्रेशर लग रहा है वो इनको नीचे की तरफ दबाएगा। बट ये गैस में कन्वर्ट कब होगा ये लिक्विड, जब ये वेपर प्रेशर, सबसे पहले इक्विलिब्रियम आता है ना, कि वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड, इस सरफेस पे जो वेपर प्रेशर होगा और एटमॉस्फेरिक सरफेस का जो प्रेशर है वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। यानी तभी हमने बोला है कि वेपर प्रेशर ऑन द लिक्विड सरफेस बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक वेपर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर। तो देखिए ये हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट, कि वहाँ जब ये जो लिक्विड है गैसेस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये कब स्टार्ट होगा, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, यानी कि उसके ऊपर। तो हम इसको किस पॉइंट पे स्टडी करेंगे इस ग्राफ को, कि दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सपोज कोई भी सॉल्वेंट ले रहे हैं, उसके लिए हम उसको सबसे पहले लेके चलते हैं कि दिस इज 1 एटमॉस्फेरिक। कितना लिया हमने, 1 एटमॉस्फेरिक। और जब हम बात करते हैं कि सपोज हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या प्योर सॉल्वेंट, देखिए प्योर सॉल्वेंट है। अभी हमने पढ़ा था कि जितने ज़्यादा वेपर प्रेशर होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। अब हमने कहा कि इसके वेपर प्रेशर ये है, सपोज ये 25 डिग्री सेल्सियस पे हमने रखा और दिस इज़ द वेपर प्रेशर। जब हमने इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो ये क्या बन गया है, सॉल्यूशन। यानी कि हमने इसमें क्या कर दिया, ऐड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। जब हमने इसमें क्या ऐड कर दिया है, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया है। अब देखिए जब हमने इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया है तो जो वेपर हैं वो अब कम बनेंगे। सपोज दिस इज द पॉइंट 1 जब वेपर ज़्यादा बन रहे हैं, एंड दिस इज द पॉइंट 2 जब वेपर कम बन रहे हैं। तो हमने इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, सेकेंड। अब देखिए जब हमने बात किया बॉइलिंग पॉइंट, कि दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट, कि जब ये हमारा ग्राफ कहाँ पर जाकर मीट हुआ, एट दिस पॉइंट, यानी कि यहाँ पर हमारा जो सरफेस पे वेपर प्रेशर था वो इक्वल हो गया एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के। तो दिस इज द पॉइंट जिसको हमने बोल दिया बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने इस पॉइंट को किससे डिनोट कर दिया, TB नोट। TB नोट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट। अब देखिए अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, दिस इज अ ग्राफ फॉर द सॉल्यूशन। अब देखिए हमने कहा वेपर प्रेशर कम है, तो उसी टेम्परेचर पे कहीं इसका वेपर प्रेशर कम हुआ,
टेम्परेचर सेम था, पर आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अब वेपर क्या बनेंगे, कम बनेंगे। अब जब अगर किसी चीज़ के वेपर कम बन रहे हैं तो बॉईल होने में भी क्या लगाएगी, टाइम लगाएगी। तो हमने कहा कि दिस इज द टेम्परेचर टीबी, ये किसका टेम्परेचर होगा, टीबी। तो टीबी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने क्या देखा कि जैसे ही हम कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज क्यों हुआ, हमने बार बार बोला है क्योंकि वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर है। तो हम लिखेंगे कि आफ्टर एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी हम किसको बोल रहे हैं, सोल्यूट को। तो वोलेटाइल सॉल्वेंट में जो उसका बॉइलिंग पॉइंट था वो क्या हो जाता है, सॉल्यूशन का इंक्रीज होता था और प्योर सॉल्वेंट का क्या रहता है, कम रह जाता है। तो हमने क्या लिखा टीबी इज ग्रेटर देन टीबी नॉट। क्लियर है। तो दिस डिफरेंस इज नोन एज डेल्टा टीबी, यानी कि हमने इसको क्या बोला, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नोट, एंड दिस इज कॉल्ड elevation, and this is called elevation in boiling. This is called elevation in boiling point कि boiling after addition of non volatile solute, कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के ऐड करने के बाद हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट था वो कितना इंक्रीज हो गया। क्लियर है। सो हमने इसको बोले तो दिस इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए हम बात करते हैं कि जब हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ा कि जो टीबी है, अब देखिए हमने कहा अब जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है यानी कि डेल्टा टीबी, ये हमारा एक किसके ऊपर, इट कंप्लीटली इट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन टर्म। किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन टर्म। देखिए हमें कंसंट्रेशन टर्म की बात करनी है और हम बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म की, तो हम कौन सी कंसंट्रेशन टर्म की बात करते हैं। हमने यहाँ पर मोलैलिटी ले लिया, हमने बोला कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अब देखिए आप लोगों के माइंड में आना चाहिए, वैसे तो दिस इज एक्सपेरिमेंटली कि जिन्होंने ये लॉ दिया उन्होंने इसको प्रूव करके दिखाया, पर वो कह रहे हैं कि हमने इसको किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिया, मोलैलिटी की। मोलैलिटी क्यों लिया, जब हमने कंसंट्रेशन टर्म की बात की तो हमने किसकी बात की, मोलैलिटी की, बिकॉज हम ऑलरेडी चेंज इन टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पर हम मोलैलिटी लेते तो वो भी डिपेंड करती है, वो भी चेंज हो जाती है, चेंज इन टेम्परेचर, बट मोलैलिटी इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन, मोलैलिटी इंडिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है, इसलिए हमने इस टर्म को यहाँ पर लिया है। तो हम बात करते हैं, तो हम जैसे ही हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी एम। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी एम, वेयर के बी को हम क्या कहते हैं, इग्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या होता है, के बी इज इक्वल टू इग्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। देखिए ये दो ही फॉर्मूले आपसे बार बार पूछे जाते हैं। देखिए इग्लियोस्कोपिक कांस्टेंट 99% आपको एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको वहाँ पर क्या पूछा जाएगा, गिवन वेट सोल्यूट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपको कहें कि डिफाइन कीजिए केबी को, तो इफ केबी को कैसे डिफाइन करेंगे, इफ मोलैलिटी, अगर हमने 1 मोलर सॉल्यूशन लिया, इफ मोलैलिटी इज इक्वल टू 1, तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इक्वल होगा केबी के। क्लियर है कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइन, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, as the elevation of boiling point, कि elevation of boiling point when the molality of the solution is 1, that for 1 mole of solute, when 1 mole of solute is dissolved, क्योंकि हमने molality क्या ली है, when 1 mole of solute dissolve in 1 kg of
सोलवेंट। क्लियर है? तो देखिए मोलैलिटी क्या होती है, एम की वैल्यू क्या होती है, WBY MB, कोई जो हमने सोल्यूट लिया इनटू 1000 डिवाइड बाय WA, जो हमारे पास क्या है, सोलवेंट। तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन क्या है 2। तो अगर हम इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो देखिए डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइड बाय MB इंटू WA। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और इसमें से आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि हमने कितने कोई सोलवेंट ऐड किया, उसका मोलर वेट क्या, उसका मोलर वेट क्या होगा, कितना हमने सोलवेंट लिया है, फिर कितना हमने सोल्यूट मिक्स किया है। बट देखिए हमेशा आपको क्वेश्चन में के भी गिवन होगा, बट अगर हम AIEEE या मेंस की बात करें, एडवांस की बात करें, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि के बी सबसे पहले यूनिट ऑफ के बी, जो केबी का यूनिट होता है वो क्या होता है, यूनिट ऑफ केबी की अगर हम बात करें कि क्या होता है केबी का यूनिट, केल्विन किलोग्राम पर मोल। एक नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और अगर हमें केबी की वैल्यू निकालनी है, कई बार MCQs में दिया जाता है RTB स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 इंटू LV। देखिए LV क्या है, LV इज द लेटेंट हीट। LV क्या है आपके पास, लेटेंट हीट। R आपके पास क्या है, R इज गैस कांस्टेंट एंड TB इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? तो कई बार आपको यहाँ से क्वेश्चन केबी की वैल्यू का एक नंबर में पूछ लिया जाता है। अदरवाइज आपको जो क्वेश्चन आएगा वो इस मेन फॉर्मूले से ही पूछा जाएगा। आपको केबी गिवन होगा मैक्सिमम, यानी कि 99% आपको केबी गिवन होगा। क्लियर है? तो चलिए हम एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं, जिससे हमारा जो ये टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल हम एक करके देखते हैं। चलिए लाइक आपको गिवन है, न्यूमेरिकल करते हैं कि व्हेन 1.5 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, आपको WB गिवन है। क्लियर है कि 1.5 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वॉज एडेड इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। सोलवेंट भी आपको एडेड है कितना, 90 ग्राम। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन रेज्ड फ्रॉम, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट भी आपको गिवन है। तो आपको कहता है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, कि मोलर मास यानी कि देखिए सबसे पहले जब आपने TB निकाला, TB क्या निकालेंगे, TB माइनस TB नोट। क्लियर है? तो हमने TB माइनस TB नोट किया, यानी कि यहाँ से यहाँ चेंज हो गया, तो 93.223। तो आपके पास जो TB आया है, डेल TB आया है, वो कितना है 0.73। उसके साथ ही जब हम फॉर्मूला लगाते हैं कि आपके पास TB क्या था, KB इंटू M, और KB की वैल्यू आपने क्या पुट की थी, KB WB बाई MB इंटू 1000 डिवाइड बाई WA। तो आपके पास क्या गिवन है, TB गिवन है 0.7। उसके बाद आपके पास KB भी गिवन है 2.52 इंटू WB भी आपके पास गिवन है कितना 1.5। MB आपको निकालना है, आपके पास 1000 डिवाइड बाई WA आपके पास 90। तो हमें क्या निकालना है, MB। MB के लिए आपके पास क्या हो जाएगा 2.52 डिवाइड बाई 0.70 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 90 इंटू 1000। और जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास जो MB की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 60 ग्राम मोल इनवर्स। क्लियर है? समझ देखिए दोबारा वैन 1.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यानी कि आपको क्या गिवन है, कितना वेट सोल्यूट का हमने डिसोल्व किया है, किस में डिसोल्व किया है, बेंजीन में। तो आपके पास WA वेट ऑफ सोलवेंट भी गिवन है, तो हमें क्या निकालना था, मोलर मास। सेकंड एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कहता है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, कितना 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, जिसका मोलर वेट भी हमें गिवन है, यानी कि WB और MB हमें दोनों गिवन है, इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, कितने में
1 kg ऑफ वाटर में हमने इसको क्या किया है, डिजोल्व किया है। कहता है एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस बॉईल, हमें अब बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, whereas डेल्टा KB इंटू गिवन ऑफ सोल्यूट, मोलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट। तो हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ सोलवेंट निकालना है। अब देखिए जब हम बात करते हैं हमको सब गिवन है, आपके पास क्या गिवन है, देखिए जब हम बात करते हैं KB की वैल्यू गिवन है, KB कितना गिवन है आपके पास 0.52। अब आपके पास WB भी गिवन है, WB कितना गिवन है आपके पास 18, मोलर वेट कितना है 180,000। उसके बाद बात करता है कितने ग्राम सोलवेंट में, 1 kg, kg को हम किस में चेंज कर लेंगे, ग्राम में, तो 1000 ग्राम। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आई वो है 0.052। देखिए तो दिस इज द, हमारे पास ये आया है डेल्टा TB की वैल्यू हमारे पास है 0.052 और हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है एट 1 ATM, हमारे पास होता है बॉइलिंग पॉइंट जब हम बात करते हैं कितना 375.15 केल्विन। तो आपको पता ही है कि डेल्टा TB इज इक्वल टू, आपके पास क्या गिवन है कि डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नोट। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन TB निकालना है। आपको क्या निकालना है, TB। तो हमारे पास क्या हो गया, TB नोट प्लस डेल्टा TB। तो TB नोट की वैल्यू कितनी है 3.15 प्लस ये निकाली कितनी है, ये जो हमने निकाली है ये आई हमारे पास 0.052। तो जो हमारे पास आंसर आया वो आया है 3.202 केल्विन। क्लियर है। ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल पेपर में दिए जाएंगे तो आपने उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। उसके साथ ही नेक्स्ट जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। नेक्स्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो गया जब हमने उस लिक्विड में क्या डाला है, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है। तो सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कहते हैं इट इज़ द टेम्परेचर, कि वो टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड स्टेट, कि जहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा लिक्विड का लिक्विड स्टेट में और जो वेपर प्रेशर होगा लिक्विड का सेम लिक्विड का इन सॉलिड स्टेट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। हम उसे क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए अभी हमने पिछला जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हमने उसमें कहा क्या पढ़ा हमने, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने कहा कि जब भी हम कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं, कि जब भी हम प्योर सोलवेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। और इंक्रीज होने का कारण क्या था, क्योंकि वहाँ पर जो वेपर प्रेशर थे कम हो जाते थे। अब कोई सी चीज़ के वेपर प्रेशर कम है तो इजीली बॉयल हो जाएगी। अब देखिए अगर किसी चीज़ के वेपर प्रेशर कम हो गए तो ऑटोमेटिक उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कि जैसे हमने किसी सोल्यूट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर कम, अगर वेपर प्रेशर कम हुआ है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा आपके पास, कम हो जाएगा। तो देखिए हम ग्राफ बनाते हैं अपना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम यहाँ पर लेके चलते हैं क्या, वेपर प्रेशर, और यहाँ पर हमने फिर से क्या लेना है, टेम्परेचर। देखिए फर्स्ट ग्राफ हमने ये जो लाइन लिया हमने लिया है कि जो हमारा लिक्विड था कौन से स्टेट में था, लिक्विड इन लिक्विड स्टेट। कौन सी स्टेट में था, लिक्विड स्टेट, एंड दिस इज द फेज 1। अब वही सेम लिक्विड जब कौन सी स्टेट में था, सॉलिड स्टेट। वही सेम लिक्विड जब कौन सी स्टेट में था, सॉलिड स्टेट। देखिए ऑटोमेटिक आपको पता ही है कि लिक्विड में जो
पार्टिकल होंगे दूर दूर होंगे तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, बट सॉलिड की बात करें तो पार्टिकल एक दूसरे के पास होंगे, मूवमेंट नहीं होगी, तो वेपर प्रेशर क्या लगेगा, कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। जब हमने इस लिक्विड में कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, क्या ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, तो उसका जो वेपर प्रेशर हो गया कम हो गया, क्या हो गया, कम हो गया। तो देखिए हमने कहा कि फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जहाँ पर सॉलिड, सेम लिक्विड हमारा सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में कोई एग्जिस्ट करे, तो दिस इज अ पॉइंट जहाँ पर वो सेम स्टेट में कोई एग्जिस्ट करे। तो हमने कहा कि ये जो टेम्परेचर है ये हमारा किसका हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया हमारा प्योर लिक्विड का। और हमने प्योर लिक्विड के जो फ्रीजिंग पॉइंट था उसको हमने किसे डिफाइन कर दिया, डेल्टा टी एफ, यानी कि हम क्या लिखेंगे, डेल्टा टी एफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, यानी कि हमारा किसका हो गया, सॉल्वेंट का। अब बात करें ये सॉल्यूशन था, अब सॉल्यूशन भी तो किस में जाएगा, उसी लिक्विड की सॉलिड स्टेट में, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कोएग्जिस्ट। तो ये जो टेम्परेचर आया हमने इसको क्या बोल दिया, डेल्टा टी एफ। तो डेल्टा जो टी एफ हुआ दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। किसका फ्रीजिंग पॉइंट हुआ, सॉल्यूशन का। क्लियर है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि डेल्टा टी एफ ज़्यादा हो जाएगा, डेल्टा टी एफ नोट ज़्यादा हो जाएगा डेल्टा टी एफ से, कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट ज़्यादा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन से, क्योंकि हमने अब इसमें क्या ऐड कर दिया है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया है हमने, कोई ना कोई इम्प्योरिटी इसके अंदर ऐड कर दिए। तो हम देखिए अब हमें स्टडी क्या करना है, हमें स्टडी करना है कि दोनों में कितना चेंज आया, डिप्रेशन कम कितना हुआ, आफ्टर एडिशन जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना कम हुआ। तो हमने इसको बोल दिया डेल्टा टी एफ। तो आप लिखेंगे कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या, ज़्यादा किसका है, टी एफ नोट माइनस टी एफ। प्योर सॉल्वेंट में से आपने किसका माइनस कर दिया है, सॉल्यूशन का माइनस कर दिया है। तो हमने फिर से वही कि हमने इसको किसकी इक्वल लेना है, कि हमने इसको स्टडी करना है किसी ना किसी कंसंट्रेशन टर्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमने कहा डेल्टा जो टी एफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोलैलिटी। तो जब हमने डेल्टा टी एफ से मोलैलिटी कांस्टेंट हटाया तो हमने यहाँ पर के एफ लगा दिया और इनटू एम। क्लियर है। हमने क्या लगा दिया कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, एंड हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया और हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर हमने कायरोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसको हमने क्या बोला है, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट हम बोल सकते हैं। तो हमने यहाँ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं इसको, या फिर कायरोस्कोपिक, यानी कि के एफ इज, हम इसको बोल सकते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर आप इसको बोल सकते हो कायरोस्कोपिक कांस्टेंट। ये डिपेंड करता है सोलवेंट पे, कि आपने जो सोलवेंट लिया है, और वही बात ये हमें 99% हमें पेपर में गिवन होगा। फिर हमें बात करनी है कि इसका फिर से यूनिट। तो यूनिट क्या होता है, के एफ का यूनिट होता है केल्विन किलोग्राम पर मोल। अगर हमें डिफाइन करना हो के एफ, तो डिफाइन कैसे करोगे आप, डिफाइन के लिए फिर से डिफाइन के लिए हमें एम की वैल्यू क्या रखनी होगी, 1। तो के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ, कि जब हमने 1 मोल ऑफ सोल्यूट ऐड किया है 1 kg ऑफ सोलवेंट में, तो उस टाइम पे जो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो किसके इक्वल होगा, के एफ के इक्वल होगा। क्लियर है। तो यहाँ से फिर से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको कितने मोल्स या फिर कितना ग्राम हमने सोल्यूट लिया है, उसका मोलर मास क्या है। तो लास्ट जो हमारी रिलेशनशिप मोलैलिटी के साथ है, मोलर मास के साथ, हमने क्या करना है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू क्या था, एम। तो आपने एम का फॉर्मूला लगाना है, के एफ इंटू डब्ल्यू बी डिवाइड बाय एम बी 1000 डिवाइड बाय कितना
आपके पास यहाँ पर हो जाएगा W डेल्टा TF 1, दिस इज सेकेंड। क्लियर है। और KF की जो फिर से कई बार नीट या एम्स वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो बच्चे आगे फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, फिर एम्स नीट एडवांस क्लियर करना चाहते हैं, उनको इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। तो दिस इज इक्वल टू इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपके पास RTF स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ये क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। क्लियर है। और जब आपको एक चीज़ जो आपको याद होनी चाहिए कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा होगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से। तो हमने ये स्टडी किया। देखिए दोनों की अगर हम बात करें तो हमने कहा कि हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा होगी हीट ऑफ फ्यूजन से। तो अगर आप बात करें दोनों रिलेशंस को पढ़िए। देखिए अगर हम पिछले की बात करें, ये देखिए दोनों ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ज़्यादा है तो दैट मीन्स आपने नोट कर लेना, स्पेशल नोट फॉर नीट और एडवांस के लिए। जो बच्चे एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करते हैं नीट एंड एडवांस, ये उन्हीं के लिए है, क्योंकि CBSE में तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से आपने याद रखना है कि ये जितना ज़्यादा होगा ये वैल्यू उतनी कम होगी। अब ये कम है तो ये ज़्यादा होगा, यानी कि KF की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी KB से। हमेशा किसी भी सॉल्वेंट के लिए KF की वैल्यू जो होगी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू TB। तो हम इसमें भी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इसके जो न्यूमेरिकल है वो आते कैसे हैं। क्लियर है। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है पढ़िए। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10% क्या दिया है कि 10% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर। कितना दिया है? 10% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 269, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 269। अब आपको गिवन है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज इन वाटर। किसका? अब हमें 10% ग्लूकोज का वाटर में फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर आपको गिवन है कितना? 273 पॉइंट। देखिए आपको मोलर मास ऑफ सुक्रोज गिवन है, आपको मोलर मास ऑफ ग्लूकोज गिवन है। सबसे पहले लिखिए आपके पास क्या गिवन है? गिवन वेट किसका? सोल्यूट का। सुक्रोज हमने ऐड किया तो कितना गिवन है? 10 ग्राम। तो आपको किस में वेट किया है? वाटर में। तो आपके पास जो सोलवेंट है वो कितना हो गया? 90 ग्राम। फॉर्मूला लगाइए डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB बाय MB 1000 डिवाइड बाय W। आपको क्या क्या गिवन है? देखिए डेल्टा TF सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? डेल्टा TF। आप डेल्टा TF क्या होता है? डेल्टा TF माइनस डेल्टा TF। और आपको किसका गिवन है? दोनों गिवन है। देखिए सुक्रोज इन वाटर हैज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट। इतना फ्रीजिंग पॉइंट सुक्रोज का गिवन है वाटर यानी कि सॉल्यूशन का, और प्योर लिक्विड का आपको गिवन है। तो हम क्या लिखेंगे? प्योर लिक्विड का हुआ 273.5 बॉइल फ्रीजिंग पॉइंट माइनस गिवन है 2691 पॉइंट। तो आपके पास जो आया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो कितना है? 4 केल्विन। क्लियर है। तो आप इसको इक्वेशन 1 में पुट किए तो 4 इज इक्वल टू KF। आपको KF की वैल्यू यहाँ पर अभी गिवन नहीं। 10 WB की वैल्यू कितनी है? 10। MB हमें अभी पता नहीं है। सॉरी MB हमें मास ऑफ सुक्रोज कितना है? 342। कितना? 342 इंटू 1000 WA आपको कितना गिवन है? 90। तो देखिए यहाँ से हमने क्या निकाल लिया है?
यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सब वैल्यू हैं। हमने यहाँ से क्या निकाल लिया है, ये हमारे पास 1 की हो गई, किसके लिए, सुक्रोज के। सेम हम इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन 2 4। देखिए सुक्रोज के केस में हमें सब गिवन है। डेल्टा एफ, दिस इज द सुक्रोज इन वाटर। नेक्स्ट जो हम इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू कितना 10, ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट कहते हैं कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज। कितना है गिवन ग्लूकोज, 10% ग्लूकोज इन वाटर। फिर से भी 10% ग्लूकोज गिवन है, 180 मोलर मास हो गया आपके पास, इनटू 1000 और 10% सॉल्यूशन तो कितने ग्राम, 90 ग्राम। बट यहाँ इसके लिए हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा, इसका हमें कहीं क्वेश्चन में गिवन नहीं है। हमें सिर्फ जो गिवन था वो सुक्रोज वाले सॉल्यूशन का था। तो दिस इज द इक्वेशन 3। अब देखिए डिवाइड करेंगे हम इक्वेशन 2 एंड 3 को, तो हमें क्या मिला, 4 बाई डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू 10/342 इंटू 1000 डिवाइड बाई 90 10/180 इंटू 1000 डिवाइड बाई 90। देखिए जो हमने सॉल्व करने के बाद जो हमें मिला है कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 4 इंटू 342 डिवाइड बाई 180, तो इज इक्वल टू 7.6 केल्विन, जिसको हम आप देखें दिस इज द डेल्टा टी एफ। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 273, जो हमारे पास प्योर लिक्विड का था उसमें से हमने इसको माइनस कर देना है, तो हमारे पास क्या आया है 265। ये एक बार दोबारा समझा देती हूँ। कहते हैं हमें क्या गिवन था, कहते हैं 10% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर, उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमें गिवन था। हमें एक अदर सॉल्यूशन बनाना है, दूसरा सॉल्यूशन बनाना है, किसका, वो ग्लूकोज का बनाना है, बट बनाना 10% ही है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमें निकालना है। तो आपको यहाँ पर गिवन था 10% 10 ग्राम ग्लूकोज कितने में लिया, 90 ग्राम ऑफ हमने वाटर में लिया है। तो हमने टी एफ का फॉर्मूला लगाया। देखिए डेल्टा टी एफ हमने निकाल लिया क्योंकि फर्स्ट केस में हमें गिवन था कि प्योर वाटर का कितना है और सुक्रोज का कितना है सॉल्यूशन का, तो हमें 4 केल्विन आया। तो इस वैल्यू को जब हमने यहाँ पर पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आई। नेक्स्ट फिर हमने सेम इक्वेशन बनाई, किसके लिए, दिस इज फॉर सुक्रोज, and this equation is for glucose। क्लियर है, दोनों को हमने डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास डेल्टा टी एफ